हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका ज्ञान मंत्रा पर। गाइस, हम पढ़ रहे थे इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे भारत की तटीय सीमा। भारत की तटीय सीमा के बारे में जब हम बात करते हैं तो भारत की तटीय सीमा का विस्तार कितना है? 6100 किलोमीटर। अगर उसमें हम द्वीपों की का माप भी जोड़ दें तो इसका टोटल होता है 7516 पॉइंट समथिंग। और स्थलीय सीमा कितनी है? 15200 किलोमीटर। इतना मैंने जब भारत के भौतिक विस्तार के बारे में बता रही थी तब उसमें बता दिया था, लेकिन आज की वीडियो का कुछ अलग ही पर्पज है, जिसके अंदर भारत की तटीय सीमा के बाद उसका समुद्र के अंदर कितना मतलब कि कितने किलोमीटर तक हमारा मतलब कि अपना अधिकार है, इस चीज़ के बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। क्योंकि इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, इस वजह से मैंने इस टॉपिक को उठाया है। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो गाइज, क्लास को लास्ट तक देखना। भारत की तटीय सीमा, भारत की तटीय सीमा। जब हम इंडिया का मैप देखते हैं ऐसा कुछ है, ठीक है। यहाँ 22 डिग्री अक्षांश से ये चक्रा होना स्टार्ट करता है, मतलब कि इसके बाद चक्रा होता आ जाता है। इस साइड बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, और इस साइड है अरब सागर, अरब सागर। तो ये यहाँ से कच्छ के रण से, कच्छ का रण समुद्र को छूता है, कच्छ के रण से लेकर ये बाउंड्री यहाँ तक गंगा नदी के डेल्टा तक, इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर टोटल। इससे ऊपर की जो स्थलीय ये ऐसे ये है 15200 किलोमीटर, ठीक है। और जब हम लक्षद्वीप पे, छोटे छोटे द्वीप है, मिनिकोय, कवरत्ती, अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान, निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये जब छोटे छोटे द्वीप है, इनकी भी लंबाई को जोड़ लिया, इनकी कोस्टली लंबाई को जोड़ लिया जाता है, तब इसकी लंबाई होती है टोटल 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। ये तो मोस्टली बच्चों को पता होता है, और ये चीज़ें तो आपको बुक्स के अंदर भी कोई भी मतलब कि राइटर की बुक लोगे आप, उसके अंदर मतलब इजीली मिल जाएगा। ये बताना मेरा पर्पज नहीं था, मेरा पर्पज ये था इसके बाद, इस तटीय रेखा के बाद कहाँ तक समुद्र में हमारा विस्तार है, मतलब कहाँ तक हम समुद्र के खनिजों का धोन, मछली पकड़ सकते हैं, कहाँ तक हमारा पूरी तरह 100% अधिकार है समुद्र में, कि हम कह सकते हैं इतना समुद्र हमारा है। और भी अदर कंट्री क्या इसके ऊपर, क्या मतलब कि यूएन ने कब इसके ऊपर विचार किया, इन सब के बारे में बताने के लिए मैंने आज की क्लास में ये टॉपिक को चुना है। सो गाइस, क्लास में बने रहिए, देख लेते हैं उसको भी। पूरे विश्व में 2 प्रकार के देश हैं, एक तो विकसित और दूसरे विकासशील। फर्स्ट विकसित और सेकंड विकासशील।
विकसित देश वो देश है जो जिनका तकनीकी विस्तार काफ़ी अधिक है और मतलब काफ़ी समृद्ध है, वो मतलब खुद पर पूरी तरह इंडिपेंडेंट है विकसित देश। और विकासशील जो अभी तक मतलब कि अपने विकास में अग्रसर है लेकिन विकसित पूरी तरह से नहीं हुए। तो इन दो देशों में क्या हुआ कि विकसित देश इतने समर्थ थे कि वो खनिजों का दोहन हो, चाहे कोई भी चीज़ का मतलब कि समुद्र से कोई भी चीज़ प्राप्त हो रही है वो कहीं से भी निकाल रहे थे। और विकासशील देशों के पास इतना कुछ समर्थ नहीं थे कि वो इस चीज़ पर काम कर सकें। तो ये तो मतलब ये हो गया कि विकसित और विकसित होते चले गए और विकासशील मतलब विकसित नहीं हो पाए। इसके ऊपर मतलब कि पहली बार 1972 में यूएनओ ने एक बैठक बुलाई। कब? 1972 में यूएनओ ने इसी बात को डिस्कस करने के लिए एक बैठक बुलाई। और क्या हुआ वहां पे? एक समझौता लागू हुआ। क्या? रेल्स कम्युनिटीज। कौन सा समझौता था? रेल्स कम्युनिटीज। इस चीज को याद रखना, रेल्स कम्युनिटीज। इसके अंदर क्या बात कही गई? रेल्स कम्युनिटीज के अंदर बात कही गई कि समुद्र या महासागर पर अधिकार किसका होगा? उसके पास स्थलीय या संबंधित देश का होगा। रेल्स कम्युनिटीज के अंदर ये बात कही गई कि समुद्र या महासागर पर अधिकार उसके पास जो देश है जो उससे जुड़ा हुआ है उस देश का उस पर पूरी तरह अधिकार होगा। और ये समझौता पूरी तरह से फैल हो गया। क्यों? देखो यहाँ पे ये हो गया आपका प्यारा सा देश भारत। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये तो टच कर रहा है महासागर से, हिंद महासागर से, सबको पता है। लेकिन यहाँ पर है नेपाल, यहाँ पर है भूटान, ठीक है, यहाँ चाइना है। चाइना तो इधर चीन सागर को टच कर रहा है। ठीक है, वो जो यहाँ तक यहाँ चाइना सागर है उसे टच कर रहा है। ये नेपाल स्थलबद्ध देश है और भूटान भी स्थलबद्ध देश है। इधर पाकिस्तान भी अरब सागर को छू रहा है। अफगानिस्तान किसी सागर को नहीं छू रहा है। ऐसी बहुत सारी कंट्री जो किसी भी मतलब स्थलबद्ध है, स्थल से ही जुड़े हुए हैं, वो किसी भी महासागर से नहीं जुड़े हुए, फिर उनका तो मतलब अधिकार ही समाप्त हो गया कि उनका तो महासागर में कोई अधिकार ही नहीं है इस रूल्स के अकॉर्डिंग। तो ये रूल्स पूरी तरह से कैंसिल हो गया। उसके बाद 1976 यानी कि 1976 में एक और रूल्स आया। वो देखो उसमें क्या कहा गया। ये 1972 में रेल्स कम्युनिटीज और 1976 में नील्स कम्युनिटीज।
एक और रूल्स पारित हुआ, वो था मिल्स कम्युनिटीज। इसके अंदर कहा गया कि समुंदर पर अधिकार, समुंदर या महासागर पर अधिकार, समुंदर या महासागर पर अधिकार समस्त मानव समुदाय का होगा, समस्त मानव समुदाय का होगा। और ये भी पूरी तरह से खारिज हो गया। क्यों? ये तो कोई बात नहीं हुई समस्त मानव समुदाय का, कोई एक जाकर उसमें अपनी मतलब कि कोई भी उस चीज़ को यूज कर पाएगा, कोई बिना रूल रेगुलेशन, वो तो फिर वही पहले वाला ही फैसला हो गया। विकसित ज़्यादा उसमें वो कर सकते हैं क्योंकि उनके पास वो समर्थ है, विकासशील के पास संसाधन नहीं है, तो वो इस चीज़ का मतलब फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो यही है, ये भी फैसला पूरी तरह से खारिज हो गया। उसके बाद 1982 यानी कि 1982 में यूएनओ ने यूएनओ ने समुद्री क्षेत्र को 4 भागों में बांट दिया। ठीक है, देखिए 4 भाग कौन से थे। कोई भी देश, उसके तट पे जो भी समुद्र लगता है, फर्स्ट उसकी तटीय सीमा, सेकंड विशेष मत्स्य क्षेत्र, लास्ट टाइम हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके ऊपर 15 अगस्त पर अपने भाषण के अंदर इस चीज़ को इंक्लूड किया था कि भारत की तटीय सीमा कितनी है, विशेष मत्स्य क्षेत्र कितना है। इस चीज़ के ऊपर उन्होंने अपने भाषण में ऐड किया था इन चीज़ों को, तो अगर आपको याद हो तो। विशेष खनिज दोहन क्षेत्र। बीजा एग्जाम्पल बताऊंगी, थोड़ा सा मैप से बताऊंगी, ये चीजें और अच्छे से समझ जाएंगी। और खुला महासागर, अब यहाँ पे क्या है, हम स्थलीय सीमा को किलोमीटर के अंदर मापते हैं, जबकि समुद्र की जब भी हम कोई भी माप लेते हैं समुद्र का, तो हम उसको नॉटिकल मील में मापते हैं। और एक नॉटिकल मील 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। एक नॉटिकल मील 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। और भारत की तटीय सीमा, भारत या अदर कोई भी कंट्री है, उसकी तटीय सीमा यूएनओ ने क्या डिफाइन किया है, कहाँ तक होगी, 12 नॉटिकल मील। और जब इसको हम किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो 21 यानी 21 किलोमीटर के समथिंग आता है। ठीक है, इस चीज को भी नोट करना कि समुद्री दूरी को मापने की जो यूनिट है, जो ये इकाई है, वो है नॉटिकल मील। विशेष मत्स्य क्षेत्र, मछली हम कहाँ तक पकड़ सकते हैं उसमें, तो वो है 24 नॉटिकल मील। 24 नॉटिकल मील।
और उसके बाद विशेष खनिज दोहन क्षेत्र जहाँ पर हम खनिजों का दोहन कर सकते हैं वो है 200 नॉटिकल मील। 200 नॉटिकल मील तक हम खनिजों का दोहन कर सकते हैं, उसमें हमारा अधिकार है। 12 किलोमीटर जो हमारी तटीय सीमा है उस पर तो हमारा 100% अधिकार है। उसके बाद 24 किलोमीटर तक हम मत्स्य उत्पादन कर सकते हैं, मछली पकड़ सकते हैं इन कार्यों के लिए, और 200 नॉटिकल मील तक हम खनिजों का दोहन कर सकते हैं। और उसके बाद है ओपन सी। इसमें मतलब कि ये जो समुद्र में जहाज वगैरह घूमते हैं उसके लिए मतलब कि कोई क्राइटेरिया नहीं है इसके लिए। इसमें मतलब वो देश जो स्थलबद्ध थे उन देशों को भी उनका भी उतना ही हिस्सा है जितना मतलब कि अदर कंट्रीज का। तो इनको मतलब कि डिफाइन किया है यूएनओ ने। सो गाइस इतना समझ आया होगा। अब इसको डायग्राम से समझाती हूँ। देखिए यहाँ पे ये है भारत का कोस्टल एरिया, ठीक है। यहाँ से ये तट कटा फटा होता है इस टाइप से, इस साइड भी। तो ये एक लाइन होती है, इसको ऐड नहीं किया जाता। मतलब कि इसके बाद फिर 12 नॉटिकल मील 12 नॉटिकल मील तक तटीय सीमा है। 12 नॉटिकल मील तक तटीय सीमा है। उसके बाद 24 नॉटिकल मील 24 नॉटिकल मील 24 विशेष मत्स्य क्षेत्र, विशेष मत्स्य क्षेत्र, विशेष मत्स्य क्षेत्र। और उसके बाद है 200 नॉटिकल मील 200 नॉटिकल मील विशेष खनिज दोहन क्षेत्र। और इसके बाद है खुला सागर। ये है खुला सागर। सो गाइस आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डालना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।